अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज हमने करनी है। उसके बाद फाइनली हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि आपके एमसीक्यूज़ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 इंटू एक्स की पावर -1 एन इंटू की पावर -2/3। मतलब अब ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमने बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलते हैं अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 इंटू एक्स की पावर -1 की पावर -2/3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले आप ये देखें, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो माइनस में है। तो हम जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब सॉल्व करते हैं जब हमारी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, नहीं तो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, अपनी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता है ना कि रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं। यहाँ पे 27 इंटू एक्स, मतलब इस तरह था, हमने इसकी अपनी पावर को प्लस करने के लिए इसको यानी बाय में लिख दिया 1/27। ये 27 है, एक्स इंटू एक्स -1, एक्स की -1। ठीक है, अब ये हमारी जो 2/3 है ये पॉजिटिव हो गई है। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि यहाँ पे जो x है ये भी नेगेटिव है, मतलब इसकी पावर भी माइनस में है। हमने इसको भी पॉजिटिव करना है। अब ये x -1 है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर लेंगे। ये x ऊपर चला गया तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, x/27 इंटू की पावर 2/3। तो अब ये आपकी पूरी वैल्यू क्या हो गई है, ये आपकी पूरी वैल्यू प्लस में आ गई है। तो अब आप क्या करें, अपनी पावर को अलग-अलग अप्लाई कर दें। एक्स के साथ अप्लाई कर दी और नीचे 27 के साथ अप्लाई कर दी। ठीक है, तो एक्स के साथ जब आपने अप्लाई की तो ये बन गई 2x की पावर 2/3 और 27 का आप एलसीएम लोगे तो आपकी पावर आ जाएगी 3 की पावर 3। ठीक है, तो 2/3 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर क्या आ गई 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे मेरे पास जो x वाली पावर है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये 3 था, 1/3 तो अंडर रूट आ गया और ये जो ऊपर वाला था ये x के साथ आ गया, x की पावर आ गई। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 2 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स की पावर 2/9, मतलब हमारा आंसर क्या है, अंडर रूट एक्स की पावर 2/9, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर क्या होगा, ए आंसर उसका आएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, अंडर रूट एक्स की 2/9, ये हमारा ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट कौन सा है, 7 का है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये हमें रेडिकल फॉर्म दी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेटा ये जो अंडर रूट के ऊपर छोटा सा 7 लगा हुआ है, ये 7 ही हमें बता रहा है कि एक्स की पावर क्या है, 1/7। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। मतलब आपने अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, तो यहाँ पे पहले हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाली है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हमने रेडिकल फॉर्म निकालनी है। तो बेटा जो 2 होता है वो 4 की पावर बन जाता है, और जो 3 होता है यानी बाय के नीचे वाली वैल्यू होती है वो उस पावर का अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन है उस पर अंडर रूट 4 की पावर स्क्वायर है। ठीक है, और अंडर रूट किसका है, 3 का है। इसका मतलब कि राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए वाला। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इन अंडर रूट 3 का अंडर रूट है और अंडर रूट 35 द रेडिकेंट इज। अच्छा तो बेटा ये आप लोगों को पता है
कि ये जो होता है ये रेडिकल का साइन होता है, और जो इस साइन के अंदर वाली वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हो, रेडिकेंड। तो हमने बताना है कि रेडिकेंड क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन के अंदर वाली वैल्यू क्या होती है, वो रेडिकेंड होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 35, मतलब सी वाला आपका आंसर ठीक है। ठीक है, उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू है 25/16 इंटू -1/2। ठीक है, अब आपने सॉल्व करना है और बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने 5th MCQ की वैल्यू लिख ली है 25/16 और पावर इसकी -1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारी जो पावर है वो नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अब आपकी जो पावर है वो +1/2 हो गई है। ठीक है, अब पावर अलग अलग कर लें। यहाँ पे हम 16 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 आ जाएगा, और फिर 1/2। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5 की पावर 2 बाय, और फिर पावर 1/2। तो इस स्क्वायर से ये, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4/5। इसका मतलब आपका जो 5th वाला MCQ है उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा आपका बी वाला। ठीक है, 4/5 आपका आंसर आएगा बी वाला। उसके बाद 6 वाला MCQ है, वो है आपके पास द कंजुगेट ऑफ द 5 + 4 आयोटा इज, मतलब आपने कंजुगेट लेना है 5 + 4 आयोटा का। तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका आपने साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वो है -5 + 4 आयोटा। तो बेटा जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका तो साइन चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद बी ऑप्शन है -5 - 4 आयोटा, इसमें दोनों साइंस का उन्होंने दोनों वैल्यूज़ का जो साइन है वो चेंज कर दिया, इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद सी वाला, सी में क्या है, 5 - 4 आयोटा। तो बेटा ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, यहाँ पे +4 आयोटा था तो यहाँ पे -4 आयोटा हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। उसके बाद 7 वाला है, तो 7 वाला MCQ है हमारा, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 इज़। हमने आयोटा के पावर 9 की वैल्यू बतानी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इसके, तो ये मैंने 7 MCQ की वैल्यू लिख दी है, आयोटा की पावर 9। ठीक है, तो बेटा ये तो आप लोगों को पता है कि ये किस तरह सॉल्व करना है। आप लोगों ने, ये ऑड नंबर है, इसको पहले इवन नंबर में ब्रेक करेंगे। तो इसमें से हम एक साइड पे कर लेंगे, तो हमारी आयोटा की वैल्यू हो जाएगी 8। इसके बाद 8 किस किस का मल्टीपल है, वो 2 और 4 का मल्टीपल है। तो हमने आयोटा स्क्वायर अंदर रखना होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, इसलिए हमने 2 की पावर आयोटा स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, पावर 4 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो इसको ऊपर पावर क्या है, इवन। तो इवन पावर का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, हमेशा प्लस में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू आयोटा, तो आपका आंसर आएगा आयोटा। इसका मतलब जो 7 MCQ है आपका, उसका आंसर क्या आएगा, आयोटा, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद एवरी रियल नंबर इज़, हमने बताना है कि हमारा जो रियल नंबर है वो क्या है। तो रियल नंबर ऐसे नंबर है जो कि आपके पास आपके लाइफ में या आपने इर्द गिर्द जोन से भी नंबर देखते हैं वो सारे रियल नंबर है। 0 1 2 3 4 प्लस वाले, माइनस वाले आ जाते हैं, उसमें अंडर रूट वाले आ जाते हैं, वो सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं कह सकते। उसके बाद बी ऑप्शन है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म वाले, तो मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ रैशनल नंबर है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है नेगेटिव इंटीजर। अभी मैंने ऊपर बात की है कि आपके पास पूरे मतलब रियल नंबर ऐसे नंबर है जो जिनमें सब नंबर्स आ जाते हैं, तो पीछे आपके पास डी वाला ऑप्शन रह जाता है।
देता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कम्प्लेक्स नंबर में हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने यही पढ़ा था, मतलब आपके पास वही रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब आपका ये आंसर, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर है। अब इसकी जब डेफिनेशन देखो ना, जो हम हमने 5 जब स्टार्ट की थी उससे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो बड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने नहीं किया, मतलब वो वीडियो देखी, तो पहले वो जाकर वो वीडियो देखें, तो उसके बाद उनको इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। इसका मतलब कि 8th वाले एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डी, मतलब एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। उसके बाद 9th वाला ऑप्शन है हमारे पास, 9 वाला एमसीक्यूज़ है, वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज़, मतलब अब हमने इसमें से रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट निकालने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 9 ऑप्शन है, उसकी मैंने वैल्यू लिख दी है 2ab इंटू आई प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है। तो हमने इसमें से रियल पार्ट निकालना है, तो इसके लिए हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी। 2ab इंटू आयोटा, 2ab आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था तो 2ab आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, 2ab एज इट इज़ प्लस 2ab माइनस 1। ठीक है। 2ab एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, मतलब कि अब ये इमेजिनरी नंबर बन गया है क्योंकि इसके साथ आयोटा है और ये रियल बन गया। तो हमने इसका एक सीक्वेंस पढ़ा था कि पहले इमेजिनरी रियल नंबर आता है, उसके बाद इमेजिनरी नंबर आता है। तो जो हम इसको जब मतलब थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2ab और ये हो जाएगा +2ab। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रियल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे ही है ना। तो हमारा हमने क्या निकालना, हमने रियल पार्ट निकालना। तो हमारा आंसर क्या है, -2ab। इसका मतलब जो 9th वाला एमसीक्यू है उसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन, -2ab हमारा आंसर है। ठीक है। उसके बाद 10 वाला जो है उसमें है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। मतलब हमने अब इसमें पहले में हमने रियल पार्ट निकाला है, इसमें हमने इमेजिनरी पार्ट निकाला है। और चूंकि हमारे पास वैल्यू भी चेंज है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10th वाले एमसीक्यू की वैल्यू लिख ली है, माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। ठीक है। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 आयोटा था, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा +2, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 आयोटा, आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, -1 आ गई, -2 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 1 ज़ा 3 -2 आयोटा। तो इसका मतलब हमारे पास रियल पार्ट आया है 3, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे ही है। तो हमने निकालना क्या है, हमने इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इस लिहाज से कि हमने इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा -2, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमारे पास जो 10 वाला एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन ए उसमें -2 हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन ए पे -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब 10 ऑप्शन का आंसर, 10 एमसीक्यूज़ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट हमारे पास 11 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। तो बेटा अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जिनमें जो नंबर यूज़ किए जाते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो एडिशन कैसे करना, मतलब कि a + b,
मतलब दो नंबर्स का जो सम आता है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। मतलब आप दो नंबर को ऐड कर लो, जो उनका आंसर आएगा वो जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और एक बात कि जो ए और बी, मतलब ए और बी जो होंगे वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ पे आप 3 ले लो तो आपका आंसर आएगा, ये दोनों क्या होंगे, ये रियल नंबर 2 और 3 ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, तो इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर आएगा 5। मतलब एक थर्ड नंबर जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसी मतलब जो नंबर प्रॉपर्टी होल्ड करता है उन्हें क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि दो नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उन दोनों का जो सम आता है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता हो, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास ए बी सी डी मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन में हमारे पास 0 है, बी पे हमारे पास 0-1 है, सी पे हमारे पास 0 और 1 है, और डी पे हमारे पास 1/2 1/2। मतलब ये इन्होंने अलग-अलग हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि इन सेट में कौन सा ऐसा सेट है जो कि क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसमें 0 है, तो 0 के अंदर आप कुछ भी ऐड कर लो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर वही आएगा जो आपने लिखा होगा। ठीक है, 0 भी एक रियल नंबर है, मतलब ये रियल नंबर से बिलोंग करता है ना। ठीक है, तो आप 0 के अंदर कुछ भी ऐड करो तो आपके पास वो आंसर आएगा जो आप इसमें ऐड करोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 0 के अंदर 1 ऐड कर देती हूँ, 0 + 1 करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, 0-1। अब यहाँ पे 2 एंट्रीज है, मतलब 2 वैल्यूज़ है, 0 और 1। अब इन्होंने बोला है कि इस सेट में से आप कोई से भी 2 नंबर लो, उन दोनों को प्लस करो, उससे जो तीसरा आंसर आएगा वो चेक करना है कि वो इस मतलब सेट से बिलोंग करता है या नहीं। यही हमने क्लियर प्रॉपर्टी इधर पढ़ी है ना। तो बेटा यहाँ पे 0 और 1 है, तो अगर मैं 0 + 1 लेती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1। 0-1 लूँगी तो मेरे पास आएगा -1। ठीक है, अगर मैं ये सिर्फ मैंने अभी 0 की बात की, मतलब 0 के अंदर मैंने एक 1 ऐड किया और एक दफ़ा 1 को माइनस किया। ठीक है, तो मेरे पास आता है +1 और -1। तो जब मैंने 0 के साथ 1 को ऐड किया है तो मेरे पास आता है +1। तो 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, इस सेट के अंदर तो सिर्फ 2 एंट्रीज है, मतलब 0 और -1। तो जब 0 के अंदर आप +1 ऐड करते हो, 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब कि ये क्लियर प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, 0 के अंदर आप +1 करोगे 1 आएगा, तो 1 इस सेट में है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला जो है ये क्लियर प्रॉपर्टी ये होल्ड करता ही नहीं है। उसके बाद सी वाला जो है, सी के अंदर क्या है, 0 और +1। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, मतलब इसमें भी आपके पास ये आपका एक सेट है, मतलब आप इसको सपोज कर लो ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, तो आपने इसके साथ कोई भी नंबर, कोई भी 2 नंबर को ऐड करके जो तीसरा नंबर आएगा क्या वो इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। तो अगर मैं 0 के अंदर 1 ऐड कर देती हूँ, 0 + 1, या मैं कर देती हूँ 0 + 2, 0 + 3, मैं कोई भी नंबर इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ 2 नंबर है, 0 और 1, तो इसलिए मैं 1 ही लूँगी। मैं 0 के अंदर 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो 1 तो इस ग्रुप के अंदर है। ठीक है, ये चलो हमने ये एक इसके मतलब हमारे पास एक चांस आ गया कि ये हो सकता है। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर 0-1 करती हूँ तो -1 तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है ना, इसके अंदर -1 है ही नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, 1 के अंदर 0 ऐड करूँ तो मेरे पास आएगा 1। चलो वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन अगर मैं 1-1 लूँ तो वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब वो इससे बिलोंग नहीं करता। लेकिन आप 0 के अंदर -1 करते हो तो आपके पास -1 आता है। इसका मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला सेट है, वो क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद जो है डी वाला, डी में है 1/2 1/2। तो मतलब अब आपने इस सेट में से कोई से 2 नंबर उठाने हैं, उन दोनों का सम करवाना है और फिर चेक करना है कि आपके पास आंसर ये इस सेट के अंदर से बिलोंग करता है। जैसे अगर 1 और √2 मैं ले लेती हूँ, इन दोनों का मैं ऐड करवाऊंगी 1 + √2। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा 1 + √2। तो इसमें 1 + √2 वाली वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब ये सेट भी क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट
नहीं करता। तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास ए ऑप्शन रह जाता है 0 वाला, जो कि क्लियर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 0 के अंदर आप कुछ भी ऐड करोगे तो आपके पास आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब आपके पास 11 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन -√2/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -√5/2 इंटू 1 इक्वल टू √5/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी हुई है और हमने बताना है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो बेटा हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी, दूसरी होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो बात रह गई है ना कि माइनस और डिवीजन की, तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उनका आंसर सेम नहीं आता। तो वैसे भी जो नेगेटिव माइनस और डिवीजन वाली है ना, वो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड ही नहीं करती। इसलिए सिर्फ दो नंबर हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई, जो कि मतलब प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी हुई है, हमने बताना है इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। तो आपने ये बात फिंगर टिप पे रखनी है कि एडिशन और मल्टीप्लाई, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ ये दो मतलब साइन ऐसे हैं, या आप साइन ही कह सकते हो, सिर्फ ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ मतलब इक्वालिटीज़ की और इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। माइनस और मल्टीप्लाई जो है वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। अब हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें साइन कौन सा यूज़ हुआ है, मल्टीप्लाई का, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें पता चल गया। अब हमने ये बताना मल्टीप्लिकेटिव की कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब एडिशन और ए और बी, तो मतलब हमारा पक्का हो गया ना कि ये नहीं है, ये वाला आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ए और बी वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब सी और डी, इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई का यूज़ हुआ है, तो ये बता रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव की है। ठीक है, सी और डी, अब ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बेटा अगर आप अपना सी वाला ऑप्शन देखो, उसमें है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और डी वाला जो ऑप्शन है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा ये बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको ये नहीं पता ना कि इसका मेरे इस MCQ का आंसर क्या हो सकता है, ये नहीं पता, तो आप उसमें से वो ढूंढना शुरू कर दो कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो अब मैंने आपको ये बताया ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे ये एडिशन लिखा हुआ है, इसलिए ए और बी को आप निकाल दो, पीछे रह जाता है सी और डी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी है, यहाँ पे इन्वर्स है। आइडेंटिटी चलो आपको, आप ये सोचो कि मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वर्स का तो आपको पता है ना, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्ट, ऐसे ही है ना, उल्ट ऑपोजिट, इन्वर्स का मतलब ये हो गया। तो बेटा यहाँ पे आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने से ऑपोजिट आंसर नहीं आया। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता ना, +√/2, तो हम हो सकता कि हमारी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती, लेकिन नहीं आया, हमारे पास वही आंसर आया क्योंकि 1 है। तो हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, हमारी ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हुई। और किसकी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेशन की। तो और वैसे भी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ऐसे ही आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी वाला। आपका आंसर क्या हो सकता है, सी, यानी इस कोई भी नंबर या √5/2 मल्टीप्लाई 1, मतलब कि कोई भी नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। उसके बाद जो हमारे पास, अच्छा तो बेटा यहाँ पे जो 13 वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, इफ़ x y एंड z बिलोंग्स टू r, मतलब x y z बिलोंग करता है रियल नंबर से, z <0, मतलब कि z जो है वो 0 से छोटा है। ये जो एरो है, ये एरो किस चीज़ का साइन है, ये << का साइन है। ठीक है, z किससे, वो 0 से छोटा है। देन x <y, मतलब कि जो x है वो y से छोटा है। तो अब हमने बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब x y z का हमने रिलेशन बताना है कि इनका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मेरी एक बात सुन लें कि आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है इक्वालिटी की और एक होती है नॉन इक्वालिटी की। इक्वालिटी मतलब कि
जिसकी इक्वल लग जाए वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, और जिसके साथ ये वाले साइन लग जाए ना, लेस देन ये और ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, वो वाली होती है इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है लेस देन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। मतलब कि आपका जो आंसर आएगा वो इनइक्वालिटी में आएगा, इक्वालिटी में नहीं आ सकता। ठीक है, इक्वालिटी में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब कि आपका आंसर इक्वालिटी में नहीं आएगा। आपने आंसर किस में ढूंढना है, आपने ढूंढना है आंसर अपना इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो आपने अब एक्स वाई जी का रिलेशन बताना है, और जी जो है वो छोटा है 0 से। ठीक है, तो अब इनका आंसर क्या हो सकता है, अब हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो क्या है, एक्स इंटू जी लेस देन वाई इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास आया है ए ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम कैसे बता सकते हैं कि x जो है वो लेस देन है y से, कैसे बताएंगे। तो अभी उन्होंने ऊपर हमें एक कंडीशन दी हुई है कि z छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा मतलब कि -1 -2 -3 जितने भी 0 से नीचे नेगेटिव नंबर है, 0 से नीचे तो नेगेटिव नंबर होते हैं ना सारे, वो इसमें मतलब हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें से यहाँ पे मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, एक्स जी और ये लेस देन, ये साइन इस तरफ आएगा, लेस देन वाई जी। ठीक है, अगर मैं इसमें से जी कॉमन ले लेती हूँ तो पीछे रह जाएगा एक्स लेस देन वाई, इसका मतलब कि ये आंसर आ गया। लेकिन हमने इनका रिलेशन निकालना है, तो अगर मैं जी की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर देती हूँ, जैसे मैं पुट कर देती हूँ -1। ठीक है, अगर मैं -1 पुट करूँगी तो बेटा ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ का ये रूल है कि अगर किसी नंबर्स के साथ माइनस नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उनके साथ लगा हुआ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर रियल नंबर के साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज़ में जो साइन यूज़ हो रहा होगा उनके साथ वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी इधर उन्होंने कंडीशन दी हुई है जी लेस देन है 0 से, मतलब जी 0 से छोटा है, मतलब सारे ही नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। तो अगर जी आप कुछ भी ले सकते हो, -1 -2 -3, तो अगर यहाँ पे आपने -4 लिया है जी को, मतलब कि एक्स के साथ एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और वाई के साथ भी एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका साइन क्या करेगा, आपका साइन जी, आपका जो साइन है वो इस तरफ के बजाय इस तरफ हो जाएगा, अपना साइन का रुख चेंज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज़ की कि जब किसी नंबर के साथ आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप जी को -2 रखते हो तो यहाँ आ जाना था -2x और यहाँ पे -y, ठीक है ना, -2y, तो आपका साइन चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे देखें बी ऑप्शन आपका क्या है, एक्स इंटू जी ग्रेटर देन वाई इंटू जी, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्यों, क्योंकि ए के मुकाबले में बी का साइन जो वो चेंज हो गया। और क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि जी जो है वो छोटा है 0 से, मतलब कि सारे नंबर नेगेटिव हैं। तो जब भी कोई नंबर जब भी ये किसी एक्स मतलब एक्स के साथ आप कोई नेगेटिव नंबर एक्स और एक्टिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज़ में उनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स इंटू जी लेस देन ग्रेटर देन वाई इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे एक्स लेस देन वाई था तो इसका साइन चेंज हो गया। अगर आप जी कॉमन लोगे तो पीछे एक्स और वाई रह जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया। तो आपका 13 वाले MCQ का आंसर आएगा बी। ठीक है, उसके बाद 14 वाला क्वेश्चन आपके पास वो क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए और बी जो वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, देन ओनली वन ऑफ ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी होल्ड्स इज कॉल्ड, मतलब कि ए और बी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब उनमें से कोई एक ए बी के इक्वल है, कोई बी से छोटा है और कोई बी से बड़ा है। ठीक है, अब ऐसी प्रॉपर्टी जो होल्ड करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मतलब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में कोई नंबर बड़ा भी होता है, कोई नंबर छोटा भी होता है और कोई नंबर बराबर भी होता है। तो बेटा यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन ये तीनों चीज़ें यूज हुई हैं। इसका मतलब कि आपका इसका आंसर है ए ऑप्शन ट्राइकोटोमी
प्रॉपर्टी आपका इसका आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास MCQ का, आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब के जो ख़त्म नहीं होते, और जो नॉन रेकरिंग मतलब के जो ख़त्म तो नहीं होते लेकिन जो नंबर चल रहे होते हैं वो डिफरेंट नंबर होते हैं, वो एक जैसे नंबर नहीं होते, जैसे 2.3333 नहीं होते, वो 2.3478 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो ख़त्म भी नहीं होते और डिफरेंट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सी वाला जो ऑप्शन है वो है इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो ना ख़त्म हो, जैसे 2.3345 ये ख़त्म नहीं हो रही, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद नॉन रेकरिंग, रेकरिंग मतलब कि जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ आती हैं वो सारी की सारी डिफरेंट होती हैं। रेकरिंग में आपके पास एक जैसे ही नंबर चल रहे होते हैं और नॉन रेकरिंग में आपके पास एक जैसे नहीं डिफरेंट नंबर चल रहे होते हैं। तो बेटा जो नंबर ख़त्म भी ना हो और डिफरेंट हो उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो डिवीजन तो चलो बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या होता है। एसोसिएटिव ऑपरेशन मतलब कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। ठीक है, मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ए प्लस बी कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले लो, वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, रियल नंबर से। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी मतलब पहले आप बी प्लस सी को ऐड कर लो, उनका जो आंसर आएगा उसमें ए को ऐड करो तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी मतलब ए और बी को प्लस करो तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें सी प्लस कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो इन दोनों आंसर के इक्वल होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं 2 रख लूँ, बी को रख लेती, ए रख लेती हूँ 1, बी रख लेती हूँ 2 और सी रख लेती हूँ 3, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आएगी 2 और सी की वैल्यू क्या आएगी 3, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और वैल्यू क्या है 1, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, मतलब कि इस वाली फॉर्म का आंसर क्या आएगा 6। उसके बाद ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या थी 1 और बी की वैल्यू क्या थी 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 और सी की वैल्यू क्या थी आपके पास 3, तो 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, मतलब कि दोनों वैल्यूज़ का आंसर क्या आ गया सेम। चाहे आप अरेंजमेंट जैसी मर्जी कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉपर्टीज जोन सी मर्जी हो वो हमेशा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट करता है, वो ही होल्ड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये वाला जो आपके पास स्टेटमेंट है ये ठीक है, ये आपको ये कह रहा है कि डिवीजन जो है एसोसिएटिव ऑपरेशन का होल्ड नहीं करता। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, ट्रू आ गया आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि हर होल नंबर जो वो नेचुरल नंबर है। तो पहले आप ये बताएंगे नेचुरल नंबर क्या है। नंबर 1 2 3 4 5 6 मतलब सोन जितने भी काउंटिंग है 1 से स्टार्ट होती है वो नेचुरल नंबर है। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर ऐसे नंबर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, होल का मतलब तमाम, तो तमाम में 0 भी आ जाता है, तो 0 1 2 3 4। तो बेटा एवरी होल नंबर इज़ आर नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और होल नंबर में 0 आता है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई है, फॉल्स। ठीक है, उस नेक्स्ट है आपके पास थर्ड वाला, मल्टीप्लिकेटर्स ऑफ 0.02 इज 50, मतलब 0.02 इज 50, इसका आंसर क्या है 50 आया, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 50 है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स। तो चलें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का
मतलब जो क्वेश्चन था वो था आपके पास थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो है 0.02 इज़ 50। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि 0.02 का आंसर वो 50 के इक्वल है, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका 50 है या नहीं। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, 0.2 है, ज़ीरो इसके अंदर डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ये तो सब बच्चों को ख़त्म करना आता है कि किससे ख़त्म करते हैं, डेसिमल को ख़त्म करते हैं, उसके बिल्कुल नीचे लगाते हैं 1, और डेसिमल से आगे जितनी वैल्यूज होती है उतने ज़ीरो लग देते हैं। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू बनेगी 2/100। ठीक है, जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/50। ठीक है, 1/50 आपके पास आंसर आया है, मतलब ये आपके पास आया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आपके पास 1। ये हमने पीछे भी बात की है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास 1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, 1 होता है आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपके पास आंसर दिया हुआ 50, ऐसे है ना, 0.02 इज 50, ये आपके पास आंसर दिया हुआ है। आपके पास आंसर क्या आया है, यानी इसको सोल्व करने से 1/50 आया है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक नंबर है 50, उस नंबर है 50, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो सकता है, उसका डिवीजन फॉर्म, मतलब 50 को आप डिवीजन में कर दो वो उसका इन्वर्स हो गया ना। तो 50 को आपने इन्वर्स में किया, मतलब 1/50 इंटू 50 कर दिया, 50 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास आ गया ना। तो ये वाली स्टेटमेंट फिर क्या हुई, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हुई कि 0.02 इज़ 50, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 50 है, आया हमारे पास 1/50 था। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो सकता है, इसका इन्वर्स क्या हो सकता है 1/50 का, तो वो 50 हो सकता है ना, तो 50 ही हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.02 इज़ 50, मतलब आंसर इसका 1/50 आता है 0.02 का, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब उसका इन्वर्स 1/50 का इन्वर्स क्या होगा 50। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, उन्होंने खुद ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर बता दिया 50 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, उसमें क्या है, पाई इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसका डिसीजन बाद में होगा कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। पहले आप ये देखेंगे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14743 समथिंग, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, आगे ये चलती रहती है। तो बेटा यहाँ पे 3.8, तो ये जो है नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता, ऐसे ही है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या आ गई कि ये 14743, मतलब कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ चल रही हैं, इसमें सेम 141414 नहीं आ रहा, ये 3.14 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, ये इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हैं कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा इसमें डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब कि ये नॉन रिकरिंग नंबर है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट वो क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ रियल नंबर, कि हर रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो बेटा इसमें क्या कहा है, इसमें कहा कि हर इंटीजर नंबर क्या है, वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म हो गई। तो इंटीजर वही है ना हमारे पास, सारे नंबर मतलब उसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, उसमें p/q फॉर्म आ जाती है। तो इसका मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। ठीक है, उसके बाद सिक्स वाला पार्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन इज अ कोमोटेटिव ऑपरेशन, इज अ कोमोटेटिव ऑपरेशन। अब ये बाद में देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कोमोटेटिव है या नहीं। कोमोटेटिव कोमोटेटिव ऑपरेशन है a+b+a, मतलब कि दो नंबर a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, आप उन दोनों को ऐड कर लो, चाहे पहले आप a+b कर लो या b+a, मतलब 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, आंसर सेम आता है आपके पास। जैसे 2+3 कर लो आप, वो हो जाता है 5। फिर उसके बाद
3+2 कर लो तब भी 5 आएगा। मतलब आप अरेंजमेंट जैसी मर्जी कर लो, ये बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, उसमें 3 पार्टिसिपेंट आते हैं, मतलब ABC आता है, लेकिन कॉम्यूटेटिव में 2 आते हैं, A और B आता है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई है। उसके बाद 7 वाला है, वो है आपके पास एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। मतलब हर रियल नंबर जो है वो आपके पास रैशनल नंबर है। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में आपके पास सारे नंबर आ जाते हैं, 0 1 2 3 1, मतलब जो जो आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो। तो रैशनल नंबर होते हैं P/Q फॉर्म। तो हर रियल नंबर में रैशनल नंबर नहीं होते, उसमें कुछ इरेशनल नंबर भी आते हैं। मतलब √5 हो गया, √3 हो गया। रैशनल नंबर तो P/Q फॉर्म हो गया, और Q जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रियल नंबर में तो आपके पास इरेशनल नंबर भी आते हैं, अंडर रूट वाले भी आते हैं, आपके पास इमेजिनरी नंबर आते हैं, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 8 वाला है हमारे पास, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। मतलब आपके पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है 0.02 या 0 पॉइंट वाले जो नंबर हैं वो अक्सर आपके पास क्या होते हैं, मतलब वो इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। मतलब कि वो आपके पास टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, वो रिकरिंग भी हो सकते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग ख़त्म होने वाले, और रिकरिंग मतलब कि सेम नंबर ही चल रहा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। उसके बाद 9 वाला और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1.8 इक्वल टू 1+8/9। अब ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया फ्रैक्शन। तो बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने अपना लास्ट क्वेश्चन लिख लिया, 1+8/9। तो ये चूंकि आपके पास फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे आएगा 1, ठीक है, इस 1 के नीचे आएगा 1। तो 1 और 9 का एलसीएम लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। जब 9 आएगा तो 1 के टेबल में 9 1 पे आता है, तो 9 1 के टेबल में 9 9 पे आता है। मतलब 9 1 ज़ार 9। तो मतलब 1 अगर यहाँ पे 9 होता तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 1 है ऊपर 9 मल्टीप्लाई हो गया। 9 1 ज़ार 9 प्लस, ठीक है, ये 9 है, 9 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 1 पे, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। 8 1 ज़ार 8, तो 9 + 8 आपके पास आ गया 17/9। ये 9 है आपके पास, ठीक है, 19 नहीं है, 9 है, 17/9। अब जब 17 को 9 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 1.88888, मतलब चलता जा रहा है। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये रेकरिंग एलिमेंट, रेकरिंग नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसा चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर 1.8 और इसके ऊपर छोटी सी बार लगा देते हो, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर रुक जाता है। तो आपका जो आंसर है, आपके पास जो ये स्टेटमेंट दी हुई थी उसमें भी 1.8 की बार है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से भी हमारा 1.8 की बार, मतलब चलता जा रहा है, नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो बेटा इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है।